हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का BK2Z में। ये जो वीडियो है ये क्लास 7 में इतिहास का एक चैप्टर है, कब कहाँ और कैसे। उसका हम आपको प्रश्न आंसर और रिक्त स्थान और मिलाने वाला सब अच्छा से करवा दे रहे हैं। जो भी क्लास 7 के बच्चे हैं, हमको पता है उनको ऑनलाइन थोड़ा कम ही ध्यान होता है, लेकिन अपने पापा मम्मी और जो भी भैया हैं उनके सपोर्ट से इस वीडियो को आप आराम से देखिए और धीरे धीरे रोक करके आप इसको अच्छे से लिखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसको ठीक से आप नोट करिए। तो रिक्त स्थान में आपके पास जो कोई पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 16वीं सदी के आरंभ में कौन हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किए थे, तो आप लिखिएगा 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद 16 का ख में आपके क्वेश्चन है कि एक विशेष प्रकार का फारसी इतिहास है, तो लिखिएगा तारिक उल हिंद एक विशेष प्रकार का फारसी इतिहास है। उसके बाद अरब लोगों के द्वारा भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ था, तो क्वेश्चन खाली जगह रहेगा कि किस लोगों के द्वारा भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ था, तो अरब लोगों के द्वारा भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ था। उसके बाद घ में क्वेश्चन रहेगा कि भारत में कागज़ का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ है, तो भारत में कागज़ का प्रयोग 13वीं शताब्दी में या 13वीं शताब्दी के आसपास में सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ है। फिर आपके पास आएगा जोड़ा बनाने के लिए, तो रहेगा राजतरंगिणी, तो राजतरंगिणी को आप लेके जाइए कश्मीर का इतिहास और उधर में जाकर उसको लाइन में मिला दीजिएगा। फिर रहेगा भक्ति संत, तो भक्ति संत को दरिया साहब के साथ मिलाइएगा। उसके बाद तबकात ए नासरी रहेगा, तो मिहाज उल सिराज होता है, मिहाज ए सिराज लिखिएगा, उल उस लिखा गया यहाँ पे, मिहाज ए सिराज इसको टिक करिएगा, सामने मिलाइएगा। फिर पूछेगा शेर शाह का मकबरा, तो सासाराम में जाके मिलाना है। और मान सिंह, तो मान सिंह जो था वो बैकटपुर का शिव मंदिर, इनको ऐसे मिलवाइएगा। और उसके बाद जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए मध्यकाल के वैसे वस्त्रों की सूची बनाइए या बताइए जिसका व्यवहार हम आज भी करते थे। देखिए मध्यकाल में क्या होता था ना कि उस समय मशीन से सिया हुआ कपड़ा बहुत कम पहनते थे लोग, तो ध्यान रखिएगा, इसको लिखते जाइए कि मध्यकाल के कैसे वस्त्रों की सूची, वैसे वस्त्रों की सूची बनाइए जिसका व्यवहार हम आज भी करते हैं। तो लिखिएगा उत्तर में कि मध्यकाल में सिले हुए वस्त्र का बहुत कम लोग ही पहनते थे। मध्यकाल के वैसे वस्त्र जिसका व्यवहार आज हम भी करते हैं, मतलब आज भी प्रयोग उसका हम करते हैं, जैसे धोती हो गया, सिला हुआ नहीं रहता है, कुर्ता हो गया, घाघरा हो गया, ओढ़नी हो गया, उसी को दुपट्टा भी बोलते हैं, पगड़ी हो गया, साड़ी हो गया, और शरीर पर जितना भी चीज़ हम लोग लपेट सकते हैं, जैसे हम लोग कभी कभी गमछा, कभी कभी शॉल, है ना, ऐसे करके जो भी चीज़ है जो सिला हुआ नहीं रहता था मध्यकाल में, वो उसका काम को प्रयोग करते थे। इसको देख के आप लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हुए 2 परिवर्तन को लिखिए। देखिए वस्त्र उद्योग में तो निम्नलिखित परिवर्तन हुआ था, लेकिन उसका 2 ही लिखना है, तो 2 में आप लिख लीजिएगा, एक चरखे का आविष्कार और दूसरा लिखिएगा धुनकी का आविष्कार। तो चरखा का आविष्कार होने से क्या हुआ कि जब चरखे का आविष्कार हुआ तो जहाँ तलकी से सूत काटते थे, एक एक करके सूत काटने में बहुत समय लगता था, बहुत टाइम लगता था, तो वहाँ पर क्या हुआ कि चरखा का जब प्रयोग हुआ तो सूत काटने का गति हो गया बहुत अधिक बढ़ गया। और जब गति बढ़ गया तो सूत ज़्यादा कटने लगा, और सूत जब ज़्यादा कटने लगा तो उसका गुणवत्ता भी थोड़ा ठीक हो गया, और गुणवत्ता ठीक हो जाने के साथ साथ उसका उत्पादन में भी काफ़ी वृद्धि हुई। और धुनकी का जब आविष्कार हो गया तो धुनकी का आविष्कार हो गया तो इसमें क्या हुआ कि धुनकी का आविष्कार करने के बाद इसका कमान में प्रयोग ने भी वस्त्र के उद्योग में एक बड़ा बदलाव किया। जब धुनकी का प्रयोग शुरू किए तो उसका कमान में क्या हो गया कि रुई जो हम लोग थी, सुई जो हम लोग बनाते थे उसको साफ और हल्का बनाते थे। अब जब सुई साफ और हल्का रहता था तो उससे क्या होता था कि रुई को गुणवत्ता बढ़ जाता था, उसको धुनने में आसान होता था। जब रुई बढ़िया से धुन देते थे तो रुई से जो सूत बनाते हैं वो काफ़ी आसान हो गया था। धुनकी का उपयोग हो गया, चरखा का उपयोग हो गया, तो सूती काटने का स्पीड बढ़ा, क्वालिटी अच्छा हो गया। इस सबको आप अच्छे से देख के बना लीजिए और समझ के एग्जाम में जरूर लिखिएगा। उसके बाद पूछेगा कागज़ का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ। भारत में तो 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ, लेकिन सबसे पहले कागज़ का प्रयोग चीन में हुआ था, याद रखिएगा, 1 नंबर में आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि वनस्पतियों को जंगल क्यों छोड़ना पड़ा, मतलब कि वनवासियों को जंगल क्यों छोड़ना पड़ा, जो वन में लोग रहते थे उनको जंगल क्यों छोड़ना पड़ा। तो जो भी लोग वन में रहते थे उसको जंगल इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि प्रौद्योगिकी, मतलब जितना भी विकास हुआ, जितना भी विज्ञान डेवलप किया, उसमें परिवर्तन के फलस्वरूप खेती योग्य भूमि की तलाश हो रही थी। मतलब जनसंख्या जब लोगों का बढ़ गया ना, तो जितना भी जंगल उंगल था उसमें सोच रहा था कि खेती करेंगे तो ज़्यादा अनाज होगा तो सबको खाने के लिए मिलेगा, तो भूमि युग की, मतलब जो खेती योग्य भूमि था उसका तलाश हो रहा था। तो बाहर से आए लोगों के लिए अधिक अन्न की भी ज़रूरत है, बहुत सारा लोग बाहर से आ गए थे तो उनको खाने के लिए बहुत सारा अनाज का भी ज़रूरत पड़ा, तो इसीलिए खेती को बढ़ाने के लिए जंगल को काटे जाने लगा। फलस्वरूप जितना भी वन में लोग रहते थे, जितने भी वनवासी थे जंगल में रहने वाले, उनको जंगल छोड़ने के लिए विवश करना पड़ा। और हालांकि अनेक वनवासी खेती के काम में लगे रह गए और ग्रामवासी बन गए, और बहुत सारा क्या किया कि वहीं पर रह गए और जंगल को काट के वहीं खेती करने लगे, वहीं अपना जीवन यापन करने लगे। लेकिन मेनली हुआ था कि जो बाहर से लोग आए थे उनको खाने का समस्या हो रहा था, तो इसीलिए जंगल को काट वहाँ पे खेती कर रहे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में रहेगा कि गंगा
यमुनी संस्कृति से क्या समझते हैं। देखिए गंगा यमुनी संस्कृति जो है ना, जब भी कोई दो संस्कृति रहता है, जैसे मान लेते हैं कि अपना भारत का कल्चर है, कोई और देश का कल्चर है, तो जब भी कोई दो संस्कृति का मेल से जो संस्कृति नया वाला विकसित होता है, उसी संस्कृति को गंगा यमुनी संस्कृति कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का कुछ संस्कृति है, बिहार का कुछ संस्कृति है, और ये दोनों का जब संस्कृति मिल जाता है ना, तो गंगा यमुनी संस्कृति हो जाएगा। दो को कोई भी संस्कृति मिलेगा तो गंगा यमुनी संस्कृति होगा। आप लिखिएगा कि दो संस्कृतियों के मेल से जो नया संस्कृति विकसित होती है उसी को गंगा यमुनी संस्कृति कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। सॉरी 7 के बाद 8 किधर चला गया, 6 7 8 लग रहा है छूट गया है। हाँ 8 लग रहा है छूट गया मेरे से, तो हम बाद में बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप 9 का लिख लीजिए। क्या प्राचीन काल की तुलना में, मतलब पहले के समय की तुलना में मध्यकाल के अध्ययन के लिए ज़्यादा स्रोत उपलब्ध हैं। मतलब पहले के तुलना में मध्यकाल में ज़्यादा स्रोत उपलब्ध थे। तो देखिए हाँ, प्राचीन काल की तुलना में, मतलब पहले के समय में मध्यकाल के समय में अध्ययन के लिए आज ज़्यादा स्रोत उपलब्ध है। ये स्रोत अनेक लेखकों और इतिहासकारों द्वारा लिखे गए हैं। जैसे लेखक और इतिहास, उदाहरण के लिए इतिहासकार मिन्हाज सिराज 13वीं शताब्दी में इतिहास लिखा, जिसमें उन्होंने बिहार के विषय में लिखा कि इनका नाम बिहार क्यों पड़ा। फिर भक्त कवियों और सूफी संतों ने भी भारत के संबंध में भी बहुत लिखा है। तो ये क्वेश्चन 9 हो गया। और एक और लास्ट क्वेश्चन 10 लाते हैं। उसके बाद आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसमें लाइक करके और कमेंट करके, और जो सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब करके लिखिएगा कमेंट में कि सर हमको और ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो 7 के बच्चे जो भी दिक्कत होगा आपका, हर सब्जेक्ट के लिए जो मेरे से मदद होगा वो हम जरूर करेंगे। आप घर में बैठ के आराम से पढ़िए, स्कूल के टाइम में स्कूल आइए, बाकी जो भी दिक्कत होगा हम मिलकर भी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जब एक ही व्यक्ति या घटना के संबंध में अलग अलग मत आते हैं, ऐसी परिस्थिति में इतिहासकार क्या करते हैं। मतलब जब कोई भी एक व्यक्ति होता है और कोई अलग अलग घटना के बारे में बात करते हैं, तो एक ही परिस्थिति रहेगा, एक ही जैसा परिस्थिति होता है या ऐसा परिस्थिति होता है, इसमें कुछ लोग, 2 लोग रहेंगे तो दोनों अलग अलग मत देते हैं। तो जैसे प्रश्न में जो बताया गया कि एक ही व्यक्ति या घटना के संबंध में अलग अलग इतिहासकार के समान विशेषताएँ वाले बड़े बड़े हिस्सों युगों का कालों में बांट देते हैं। मतलब जब एक ही घटना आता है ना, जैसे कि एक ही इतिहास के पास 2 अलग अलग वाले बात आता है, मतलब एक ही बात 2 अलग अलग लोगों के पास आता है, तो दोनों अलग अलग घटना को अलग अलग तरीके से बताएंगे और उसको क्या करेंगे ना कि हिस्सा में बांट देंगे, कोई युग के और कोई काल में उसको बांट देते हैं। फिर अनुमान से स्थिति का अवलोकन कर स्वयं जो उचित समझते हैं लिख देते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा। मेरे पास देखिए टाइम नहीं था, हम बैठ करके इसको ऐसे ही टेबल पर लिख दिए ऊपर से, तो थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं है। आप क्या करेंगे कि इसको आराम से लिख लीजिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा हम आपको बता देंगे जब आपसे ऑफलाइन में मिलेंगे। और बाकी जो भी आपको नया चीज़ चाहिए या कोई भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। जिनको नहीं समझ में आएगा तो मेरा फ़ोन व्हाट्सअप नंबर 93 34 55 12 62, उस पर मैसेज करिए, जो भी टॉपिक चाहिए बना देंगे। धन्यवाद।